हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स। पिछली क्लास में बेटा मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया था आप लोगों से। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, पार पर प्रीमियम पर शेयर्स जब इश्यू करते हैं तो उसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे। इसके अलावा था कि इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं या कोई बिजनेस कंपनी परचेज करती है तो उस केस में शेयर्स जब इश्यू किया था तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं बात करूंगा कि 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लो। तो 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। मैंने क्या बताया था कि जब भी कंपनी कॉल ड्यू करती है यानी मनी का डिमांड करती है तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ता है। अब वो कॉल ड्यूज में क्या हो सकता है, अलॉटमेंट मनी भी ड्यू हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी ड्यू हो सकता है, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कुछ भी ड्यू हो सकता है। तो कंपनी जब भी कॉल ड्यू करेगी तो उसके ऊपर पेमेंट उसको चाहिए। तो जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कॉल ड्यू का पेमेंट नहीं कर पाते हैं उनके शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है और वो जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर रखे होते हैं वो भी फोरफीट हो जाता है। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा, बेसिकली 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब कि जो भी शेयर्स इश्यू हुए हैं कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो 4 फीचर का मतलब क्या हो गया, जो ऑलरेडी शेयर्स इश्यू हुआ है जिसके ऊपर कॉल ड्यूज था लेकिन शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ने अगर उसका पेमेंट नहीं किया तो कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। और इसके बारे में देख लो क्या हो गया, तो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। ध्यान रखना 4 फीचर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू में अलॉटमेंट भी हो सकता है और आगे के कॉल्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड फाइनल कुछ भी हो सकता है। एक चीज और देख लो कि कंपनी शेयर्स फोरफीट तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउ है, यानी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तभी 4 फीचर होगा। दूसरी चीज कि कंपनी 4 फीचर फोरफीट करने से पहले क्या करेगी, नोटिस भेजेगी। जो भी डिफॉल्टर है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी क्या करती है, पहले नोटिस भेजती है और नोटिस भेजने के बाद उनके शेयर्स को अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। और क्या कंडीशन, इसका इफेक्ट क्या होगा अगर शेयर्स फोरफीट होते हैं तो क्या हुआ, जो शेयर्स इश्यू हुआ लेकिन बाद में वो फोरफीट हो गया यानी कैंसिलेशन हो गया। तो कैंसिलेशन होने का इंपैक्ट क्या हुआ, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जब भी शेयर इश्यू होता है कॉल मनी ड्यूज होगा, चाहे अलॉटमेंट मनी ड्यू करो या फर्स्ट कॉल ड्यू करो, सारे ही केसेस में हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन जब वो कैंसिल हो गया तो उसको हमें डेबिट करना पड़ता है और डेबिट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा शेयर कैपिटल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो शेयर कैपिटल आपका 4 फीचर ऑफ शेयर्स का इफेक्ट क्या हुआ, तो शेयर कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाएगा और ऑलरेडी जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर रखी है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी कुछ भी कंपनी रिसीव हो सकता है, तो जो भी शेयर इश्यू करते समय, ओरिजिनली जब शेयर इश्यू हुआ है उस समय जो अमाउंट ऑलरेडी कंपनी ने रिसीव कर लिया उसको भी कंपनी फोरफीट कर लेती है, यानी वो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को रिफंड नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है। अब इसकी एंट्रीज हम कैसे करें, इसकी बात करता हूं। देखो बेटा, मैंने क्या बताया था पहले भी कि शेयर्स ओरिजिनली इश्यू होगा या तो पार पर इश्यू हो सकता है या प्रीमियम पर हो सकता है। पार के बारे में मैंने क्या बताया था कि शेयर का जो फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, अगर उसी प्राइस के ऊपर शेयर इश्यू हो रहा है तो उसको हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार कहेंगे, यानी फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों सेम है उस केस में। लेकिन अगर प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है, प्रीमियम पर इश्यू होने का मतलब क्या हो गया कि फेस वैल्यू से एक्सेस प्राइस के ऊपर जब शेयर इश्यू होता है तो उसको हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहेंगे।
तो दोनों ही केस है और दोनों ही केस में हमारे फोर फीचर हो सकते हैं, चाहे वो पार पर हुआ हो या प्रीमियम पर हुआ है, दोनों ही केस में आपके शेयर्स फोरफीट हो सकते हैं। तो उन दोनों केस में आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैसे करोगे, देख लो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर पार पर हुआ है तो कैसे एंट्री करेंगे जी, पार पर होने का मतलब क्या हुआ कि जितना, अब यहां देखो जब भी पार पर होगा शेयर्स फोरफीट होगा तो क्या करना है, हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। मैंने क्या बताया कि फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स यानी ओरिजिनली जो शेयर इश्यू किया गया था, इश्यू करते समय जो हमने एंट्री की है उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना है हमने, जब भी शेयर इश्यू होता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अब यहां पर जब उसका कैंसिलेशन करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। लेकिन डेबिट कितने से होगा, तो जितना हमने इसके ऊपर अमाउंट कॉल किया है, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप वैल्यू या कॉल्ड अप अमाउंट कुछ भी कह लो, यानी कंपनी ने जितना अमाउंट कॉल किया है उस वैल्यू से ये शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा। रीजन बीइंग कि जितना ऑलरेडी ड्यू हुआ होगा अमाउंट, जितना कंपनी ने कॉल किया होगा उसी अमाउंट से ये शेयर कैपिटल इश्यू करते समय क्रेडिट हुआ होगा। सपोज करो कि अलॉटमेंट मनी तक कंपनी ने कॉल किया है तो सिंपली एप्लीकेशन का अमाउंट और अलॉटमेंट का जो अमाउंट होगा वही कॉल्ड अप अमाउंट है और उसी से शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा। तो क्या करना है, यहां पर हमें ध्यान रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, तो कैंसिलेशन हो रहा है इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। किस अमाउंट से, तो जितना अमाउंट ऑलरेडी कंपनी ने कॉल किया हुआ है। अगर अलॉटमेंट मनी तक कॉल किया है तो अलॉटमेंट मनी तक शेयर कैपिटल को यहां डेबिट करोगे। फर्स्ट कॉल हो चुका है तो फर्स्ट कॉल तक डेबिट करोगे, उसके अकॉर्डिंग चलना है। यानी जितना अमाउंट ऑलरेडी कंपनी ने कॉल कर लिया है उसी अमाउंट से आपको यहां शेयर कैपिटल डेबिट करना है। और उसके बाद क्या करना है, क्रेडिट क्या करोगे, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। फोरफीटेड शेयर्स मतलब जो ऑलरेडी अमाउंट कंपनी ने रिसीव कर लिया, यानी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ने जो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं उस अमाउंट को, जो अमाउंट रिसीव हो गया कंपनी के पास, उस अमाउंट के लिए क्या एंट्री करनी है हमने, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। यानी जो अमाउंट रिसीव हो चुका उसके लिए एंट्री क्या करनी है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। उसके बाद क्या देखना है कि हमें क्यों ये शेयर्स फोरफीट हुआ है। इट मींस कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो ड्यूज रहा है, चाहे वो अलॉटमेंट का मनी का अमाउंट ड्यूज रहा हो या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल कुछ भी। तो अगर अलॉटमेंट मनी ड्यूज है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल ड्यू है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल वैसे ही ड्यू है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो अमाउंट रिसीव हो गया उसको फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में, और जो अमाउंट ड्यू है चाहे वो अलॉटमेंट से रिलेटेड हो, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड हो या फाइनल कॉल से रिलेटेड हो, उसको आप अलग अलग करके ऐसे शो कर सकते हो, या सबके लिए एक इकट्ठे एंट्री कॉल्स इन एरियर्स भी करके दिखा सकते हो। तो सिंपली क्रेडिट में आपने इतना ही देखना है कि जो अमाउंट रिसीव हो गया उसके लिए फोरफीटेड शेयर्स में, और जो अमाउंट ड्यूज है चाहे वो अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का हो या फाइनल कॉल का हो, अकॉर्डिंगली आप उसको क्रेडिट करते जाओ। तो सबके लिए इकट्ठे कॉल्स इन एरियर्स दिखा सकते हो, बेटर होगा कि अलग अलग शो करोगे। अलग अलग शो करने से आपको पता रहेगा कि कितना अमाउंट किसका है, तो आगे जब री इश्यू करेंगे तो उसमें आपको एंट्री करने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ओरिजिनली शेयर अगर पार पर इश्यू हुआ है तो शेयर कैपिटल सबसे पहले डेबिट करना है। किस अमाउंट से, तो जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया है, और जो अमाउंट रिसीव हो गया है उसके लिए फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और जो अमाउंट ड्यू है चाहे अलॉटमेंट का ड्यू हो, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, उसको क्रेडिट कर दो अकॉर्डिंगली। क्लियर है। उसके बाद अब बात करेंगे हम कि अगर ओरिजिनली शेयर प्रीमियम पर हुआ है तो क्या करें। अब एक चीज हमें पता है कि जब भी प्रीमियम पर शेयर इश्यू होने का मतलब कि फेस वैल्यू से एक्सेस प्राइस के ऊपर अगर शेयर इश्यू होता है तो उसको हम इश्यूड एट प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम पर जब भी शेयर होगा, अब दो केसेस हो सकते हैं
प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया तब हमें फॉर फीचर की एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ तब हमने फॉर फीचर की एंट्री क्या करनी है। एक चीज और क्लियर कर लो, जब भी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होता है तो उसको हम क्या करते हैं, याद करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रीमियम का अमाउंट कंपनी रिसीव करती है तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसी के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज होता है। तब वो कॉन्सेप्ट यहां ध्यान देना, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, ओरिजिनली शेयर प्रीमियम पर इश्यू हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया तो क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, किस में चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और एक बार जब ये क्रेडिट हो गया तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यूटिलाइज एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी अगर प्रीमियम रिसीव हुआ तो वो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्रेडिट होने के बाद इसको हम डेबिट एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, और कोई ये कंडीशन इस पर लग जाता है तो एसपीआर अकाउंट यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को केवल सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग करोगे। इसमें जो जो हमें कंडीशन दिया हुआ है उन्हीं पर्पस के लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे, किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं करेंगे। तो कैंसिलेशन के समय अब प्रीमियम रिसीव हो गया, एसपीआर में चला गया, तो कैंसिलेशन के लिए अब हमें डेबिट करने की जरूरत है, बट ड्यू टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 हम इसको डेबिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, जब भी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होगा तो उसके लिए हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि एसपीआर अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर सकते अदर देन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के बारे में मैंने बताया था, उसको देख लो। केवल इसी सेक्शन के अंडर ही जो जो कंडीशन हमें दिया हुआ है, जो जो परमिशन हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम एसपीआर अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे। दूसरे किसी भी पर्पस के लिए हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है, माइंड में सिंपल सा बात याद रखो कि अगर फॉर फीचर की एंट्री करने जा रहे हो और प्रीमियम का ओरिजिनली शेयर प्रीमियम पर इश्यू हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट रिसीव भी हो गया है, तो प्रीमियम के लिए आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है, प्रीमियम पर तो ओरिजिनली शेयर इश्यू हुआ है और प्रीमियम का अमाउंट लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था और अलॉटमेंट मनी नहीं मिला और ड्यू टू दैट शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, कैंसिलेशन हो रहा है। अब उस केस में क्या एंट्री करें, या फर्स्ट कॉल के साथ या सेकंड कॉल के साथ, किसी के साथ भी प्रीमियम हो सकता है और प्रीमियम का अमाउंट ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तब यहां पर भी देखो क्या हो रहा है कि प्रीमियम का अमाउंट ड्यू हुआ बट रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव नहीं हुआ तो एसपीआर वाली बात नहीं है, ये सेक्शन वहां पर अप्लीकेबल ही नहीं है। ड्यू करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट तो हुआ लेकिन एक्चुअल में वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 वहां पर अप्लीकेबल ही नहीं है। इसलिए क्या करना है हमें कि जहां पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वहां पर शेयर कैपिटल तो डेबिट करोगे, किस अमाउंट से, तो जितना कॉल्ड अप हो चुका है, कॉल्ड अप अमाउंट से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। और यहां पर
SPR यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये रिसीव ही अभी नहीं हुआ है, सिंपली वहां हमने ड्यू किया था और क्रेडिट किया था ओरिजिनली इश्यू करते समय, लेकिन ये प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहां पर डेबिट कर दो, और ये सारा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट करना है, जो भी अमाउंट आपने रिसीव कर लिया, कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव कर लिया उसके लिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो भी अमाउंट ड्यूज है, अगर अलॉटमेंट ड्यू है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल ड्यू है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर फाइनल कॉल ड्यू है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट। तो एंट्री सब कुछ वही है। शेयर कैपिटल डेबिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा यहां पर, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए कैंसिल करने के लिए हमें इसको डेबिट करना है। और डेबिट करने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 इस पर अप्लीकेबल नहीं है। शेयर अलाउ, उसके बाद जो अमाउंट रिसीव हो गया उसको फॉरफिटेड शेयर्स में क्रेडिट कर दो, जो अमाउंट ड्यूज है उसको अलग अलग आप क्रेडिट करके दिखा दो। अगर अलॉटमेंट मनी ड्यूज है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल ड्यू है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर फाइनल कॉल ड्यू है तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से आप एंट्रीज करोगे। एक बार और रिवाइज करा देता हूं। पार पर इश्यू हुआ है तो क्या करना है, जो शेयर ओरिजिनली इश्यू हुआ है उसका कैंसिलेशन करना है हमें फॉरफीचर में। शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि कैंसिल करना है। जो अमाउंट रिसीव हो गया उसके लिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और जो अमाउंट ड्यूज है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल उसको क्रेडिट करते जाओ। प्रीमियम में प्रीमियम रिसीव हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अप्लीकेबल हो जाता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, कोई एंट्री नहीं करनी है। प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ तो क्या करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है। एक क्वेश्चन करा देता हूं और फिर आप लोगों को ज्यादा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन है, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, मैं रीड कर देता हूं। इलस्ट्रेशन 44 टीएस ग्रेवाल के बुक से है। इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एएसआरसीसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम लगा के 12 रुपीज में ये इशू किया जा रहा है, ध्यान रखना। तो फेस वैल्यू कितना हो गया, फेस वैल्यू हो गया 10 रुपीज और प्रीमियम हो गया आपका 2 रुपए का। तो यानी शेयर किस पर इश्यू हो रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है। पैसा कैसे मिलना है जी, तो कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन के ऊपर 4 रुपीज, एप्लीकेशन के ऊपर 4 रुपीज मिल रहा है। अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज मिल रहा है, अलॉटमेंट के समय 5 रुपीज, जिसमें 3 रुपीज शेयर का अमाउंट है और प्लस 2 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट है। एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना मिल रहा है, तो 3 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 5 9 + 3 12। 12 में क्या है, 10 रुपए का शेयर का अमाउंट है 10 रुपीज और 2 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट है। कहा जा रहा है, गौरव वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। अब अलग अलग केसेस हमें दिया हुआ है। केस 1 क्या कहा जा रहा है, गौरव कोई शेयर होल्डर से उसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं।
200 शेयर अलॉट किए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अलग अलग 3 केसेस हमें दिया हुआ है, इन तीनों केसेस में हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है। फर्स्ट केस में कहा जा रहा है कि इफ गौरव फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी फर्स्ट केस में क्या कहा जा रहा है कि फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, ऑब्वियसली उसके साथ हमारा प्रीमियम भी अलॉटमेंट के साथ ही है, तो उसने प्रीमियम का अमाउंट भी पे नहीं किया। अब याद करो वो वाला केस। फर्स्ट क्या करना है आपको एंट्री, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जी, तो यहां पर देखो उसने अब कॉल क्या क्या हो गया, शेयर कैपिटल में हम क्या देखते हैं कि कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, तो 4 रुपए का अप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया ऑलरेडी, ये तो कॉल्ड हो ही गया। प्लस अब कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं किया, तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट मनी पहले डिमांड किया हो गया, ड्यू हुआ होगा, उसके बाद ही तो उसने पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट मनी भी आ गया। अब अलॉटमेंट मनी में देखो शेयर का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज, तो 3 रुपीज टोटल, यानी कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया, तो 4 रुपीज अप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 3 रुपीज, टोटल 7 रुपीज। और उसको कितने शेयर से अलॉट किए गए हैं, 200 शेयर से अलॉट किए गए हैं, तो 200 इंटू 7 कितना अमाउंट हो गया, टोटल 1400 से इसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि गौरव हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी उसने पे ही नहीं किया और उस अलॉटमेंट मनी के साथ ही प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम का अमाउंट भी उसने नहीं पे किया। तो मैंने क्या बताया कि जब प्रीमियम के अमाउंट अगर नहीं रिसीव होता है, नहीं पेमेंट हुआ, तो उस केस में क्या करना है आपको, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपने डेबिट कर देना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देना है, कितने से, 200 इंटू 200 शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं, 2 रुपए का एक शेयर है, यानी टोटल 400 से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट यहां पर रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता तो फिर उस पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अप्लीकेबल हो जाता और फिर उसके लिए हमें कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती। और क्या करोगे, अब क्रेडिट करो, जो अमाउंट रिसीव हो गया उसके लिए क्या एंट्री करनी है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 200 शेयर्स के ऊपर अप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी तो मिला ही नहीं, बस केवल अप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, वो कितना है, तो 4 रुपीज पर शेयर, यानी 200 इंटू 4, 800 अमाउंट ये रिसीव हो गया। तो जो अमाउंट रिसीव हो गया उसके लिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री, अब ड्यूज अमाउंट क्या क्या है जी, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट मनी उससे नहीं मिला, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200। और यहां पर अलॉटमेंट मनी कितना लेना है, 3 + 2, जिसमें सिक्योरिटी शेयर का अमाउंट है और प्रीमियम का, यानी टोटल 5 रुपीज पर शेयर, क्योंकि यहां पर प्रीमियम हमने डेबिट कर रखा है, तो 200 इंटू 5, यानी ये 1000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। और क्या ड्यूज है, ऑब्वियसली अलॉटमेंट। अब इसमें क्या क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जस्ट मेकिंग द, उसकी शेयर्स जो फॉरफीट हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने से पहले पहले, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने से पहले हो गया तो केवल 7 रुपीज ही ड्यू हुआ, अलॉटमेंट मनी तक ही ड्यूज हुआ, आगे ये ड्यूज ही नहीं हुआ, तो आगे हमें एंट्रीज भी करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है उसी अमाउंट से हमें कैंसिलेशन की भी एंट्री करनी है, जो अमाउंट कॉल ही नहीं हुआ है उसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें क्या है, एक और केस कहा जा रहा है कि इफ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड।
सेकंड केस में कहा जा रहा है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस में इतनी ही एंट्री करनी है। सेकंड केस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ठीक है जी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी कंपनी ने ड्यू किया, ठीक है, और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, और अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। तो फर्स्ट केस में अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, उसके बाद उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया। लेकिन सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, अलॉटमेंट मनी तो उसने नहीं पे किया, लेकिन उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ड्यू किया जा रहा है, और उसके बाद अगर उसने पे नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी उसने पे नहीं किया। ऑब्वियसली जब उसने अलॉटमेंट ही पे नहीं किया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे किया होगा, और उसके बाद शेयर्स फोरफीट हो रहा है। तो ध्यान दो, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट केस में है कि अलॉटमेंट ड्यू हुआ, शेयर होल्डर्स यानी गौरव ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया और उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया। तो इसीलिए कॉल वैल्यू में हमने क्या किया, 4+3 ही लिया, क्योंकि अभी फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं है, कंपनी ने उसके लिए डिमांड ही नहीं की। लेकिन सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया उसने, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ और वो भी नहीं दिया उसने, उसके बाद उसके शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है। तो ध्यान रखो, अब अगर सेकेंड केस की मैं बात करूं, इसी को अगर सेकेंड केस की बात करें, तो सेकेंड केस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ड्यूज हो गया, यानी कॉल्ड अप वैल्यू का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4+3 अलॉटमेंट वाला +2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल अमाउंट यहां पर कितना बन जाएगा, अब 200 × 10, टोटल अमाउंट यहां हो जाएगा 2000। प्रीमियम का अमाउंट वही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। यहां भी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। फोरफिटेड शेयर्स इतना ही रहेगा क्योंकि केवल एप्लीकेशन मनी ही मिला है। अलॉटमेंट मनी भी एज इट इज यही अमाउंट रह जाएगा। अब और क्या ड्यू रह गया जी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी ड्यू हो गया था, कंपनी ने डिमांड कर लिया था लेकिन उसने पे नहीं किया। तो 200 × 2, टोटल कितना हो गया जी, 400। तो 400 + 1000 14 + 820 200 4, अच्छा ठीक है। तो फाइनल कॉल ड्यू अमाउंट एक बार चेक कर लो, 2000 + 400, और ये कितना हो गया, हाँ ठीक है, अमाउंट दोनों टैली हो जाएगा। तो 2224 हो रहा है, लेकिन एक मिनट रुको, अच्छा ये ठीक है, सॉरी, आपका फाइनल कॉल ये 3 रुपीज का है, इसको 3 कर लो तब ये 10 हो जाएगा। यहां भी आपने 3 कर लेना है, ये 600 हो जाएगा। तो क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। थर्ड केस में क्या कहा जा रहा है कि इफ गौरव फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। थर्ड केस में कहा जा रहा है कि गौरव जो शेयर होल्डर्स है, जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, केवल फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। तो अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो कैसे करोगे, देख लो यहीं पर केस 3 की अगर बात करें तो देखो पूरा अमाउंट ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, यानी वो कॉल हो चुका है, कॉल हो चुका है। तो टोटल शेयर कैपिटल हम कितने से डेबिट करेंगे, 4 + 3 + 3, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सारा कुछ हो चुका है। तो ये 2000 से एंट्री हो गई। अब क्या कहा जा रहा है कि उसने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया तो अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी वो दे चुका है, अलॉटमेंट मनी दे चुका है। इट मीन्स कि अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम है वो भी रिसीव हो गया होगा। पहले ही मैंने क्या बताया कि अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाए तो उस पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 अप्लीकेबल हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज किया जाता है। तो यहां पर अब फोरफीचर के समय उसको कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, तो इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, ये ड्यू नहीं है। अब क्या हुआ, यहां पर टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो गया, तो 200 शेयर्स है। इस पर एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया 4 रुपीज, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया 3 रुपीज, प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव हो गया, इसलिए प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी है। तो टोटल 7 रुपीज पर शेयर रिसीव हो गया, इंटू 7, ये हो गया आपका 1400। फॉरफिटेड शेयर्स में चला जाएगा। ड्यू अमाउंट में क्या है, केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही ड्यूज है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1600 से दिखा दोगे। तो इस तरह से फॉरफीचर की हम एंट्री करेंगे। तो कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं री इश्यू कराऊंगा, और री इश्यू के बाद फिर फुल फ्लेजेस क्वेश्चन में कराऊंगा, जिसमें आपके बेसिक्स इश्यू की एंट्रीज होंगी, फॉरफीचर की भी एंट्रीज होंगी, और री इश्यू की भी एंट्री होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे फुल फ्लेज क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें फॉरफीचर और री इश्यू सब कुछ कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट कराऊंगा, तो करेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराता हूं। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक करो, बेल आइकन्स को हिट करो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं ट्राई करूंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूं, साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद 1 by 1 चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स में भी मैं साथ के साथ कवर करता चलूंगा। तो ओके।